इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय वेद प्रकाश भाई, हमारे सीनियर रह चुके और हमको मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय सावरकर सर, हमारे बहुत ही पुराने मित्र और बड़े मशहूर शायर जफर कलीम साहब, जिनको मैं कई बार जेल में ले गया कविता सुनाने के लिए, वो हमारे सागर खादी वाला भाई, और जिनसे मेरा कम से कम 26-27 साल से रिलेशन है, वो हमारे शबीर भाई। यहाँ पे उपस्थित सारे भाइयों बहनों और हमारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पे जो हमारे साथ काम किए हैं, उन सब का मैं यहाँ पे आभार मानता हूँ। आपने मुझे जो प्रेम दिया, जो मेरा सत्कार किया, उसके लिए मैं अपने को बहुत ही फॉर्चुनेट मानता हूँ। पुलिस की जिंदगी आपको मालूम है, सावरकर सर ने कहा कि हम उनसे हंस के मिलते हैं जो हमारे कत्ल करते हैं। तो उस पर मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। हमें क्या खबर थी ऐसे भी जमाने आएंगे, हमें क्या खबर थी ऐसे भी जमाने आएंगे, हमारा कत्ल होगा हम ही कातिल कहलाएंगे। इन जमाने वालों ने हमारे साथ क्या मुंसिफी की है, इन जमाने वालों ने हमारे साथ क्या मुंसिफी की है, हमारा कत्ल हुआ कहे खुदकुशी की है। पुलिस की जिंदगी में रहने के बाद भी, 34-35 साल रहने के बाद भी हेल्थ अपना अच्छा है और रेपुटेशन अच्छा है, इसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं। रिटायरमेंट के समय बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप रिटायर हो रहे हैं तो आपका क्या टेक अवे है। टेक अवे करते हैं कि 34 साल 35 साल करने के बाद आपको क्या लगता है। बहुत सारे पत्रकार लोगों ने पूछा, बहुत जूनियर लोगों ने पूछा, मैंने वही बात बताया कि देखो, रिटायरमेंट के समय अगर तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे, ऐसा तुमको लग रहा है, और रेपुटेशन अच्छा है तो यू आर ए सक्सेसफुल मैन, अदरवाइज एवरीथिंग इज गॉन। अगर हेल्थ खत्म हो गया तो जिंदगी खत्म हो गई, क्या एंजॉय कर रहे हो। और रेपुटेशन खत्म हो गया, करोड़पति भी हुए तो कोई फायदा नहीं। तो ऊपर वाले ने ये दोनों अपने को बचा के रखा। और मैं 4 डिस्ट्रिक्ट में एसपी था। यहाँ पे गौतम सभा है, चंदपुर में हम लोग, नक्सल एरिया में भी रूर में अटैक हुआ तो हम लोग चंदपुर में यहाँ पे वांदिले थे और दोनों आदमी पैदल हम लोग गए थे। यहाँ पे और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो बैठे हुए हैं। तो 4 डिस्ट्रिक्ट में मैं एसपी था, कंटिन्यूअस 10 साल एसपी था। लातूर में 3 साल, चंदपुर में 3 साल, नागपुर ग्रामीण में 3 साल, जलगांव में 2 जगह पुलिस कमिश्नर था। और लोग पूछते हैं कि इतना अपने फील्ड में काम करने के बाद भी आपका सेहत कैसे अच्छा रहा। तो मैं बोला कि इसका एक ही कारण है, एक तो साहित्य का विद्यार्थी होना और दूसरा योगा करना। साहित्य जो है हमारे टेंशन को खत्म करता है। अब पुलिस में क्या होता है, एसपी साहब ऑफिस में आए, कहीं कुछ हुआ होगा, रोज कुछ तो कुछ होते रहता। अभी तो और ज्यादा बढ़ गया, हम लोग के समय थोड़ा कम था। तो एसपी साहब ऑफिस में आए तो स्टेनो आया कि साहब आपके लिए 10-12 फोन आए थे। एसपी साहब नाराज हो गए, मूर्ख, अभी मैं बैठा नहीं, सेटल नहीं हुआ, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पिया, मेरे सर पे फोन ला कर दिया, अभी मैं तुमको सस्पेंड करता हूं। अब देखिए, टेंशन जो है, स्ट्रेस जो है, तनाव जो है भाई साहब, उसका 2 फीचर रहता है। पहला फीचर है कि तनाव ट्रांसफरेबल होता है, मैंने अगर हमको तनाव है तो मेरे पास से ट्रांसफर हो जाएगा। और उसका दूसरा फीचर होता है, दूसरी विशेषता होती है कि तनाव हमेशा नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता। अपने सीनियर ऑफिसर कितना भी खराब हो, उसके सामने जाएंगे तो बोलेंगे तुमचा सारखं देव माणूस नहीं। जब मैं पुलिस कमिश्नर एसपी था और कोई आके बोलता था ऑफिसर नया ज्वाइन होने के बाद कि साहब आपला एकदम देव माणूस, मैं सावधान हो जाता था। तो अब एसपी साहब का तनाव आ गया स्टेनो के पास, अब उसको भी तनाव दूर करना है। भाई मैंने तो सुबह बहुत काम किया, आपने उसको अप्रिशिएट भी किया। अब स्टेनो का तनाव किसके पास आ गया, चपरासी के पास आ गया, उसको भी तनाव दूर करना है। लेकिन वो बेचारा ऑफिस का सबसे छोटा आदमी, उसके नीचे कोई है नहीं है वहां पे, तो क्या करेगा वो, कहां तनाव दूर करेगा, घर पे जाकर तनाव दूर करेगा।
वो घर पे गया, बीबी को बोला आमचे नसीब फूट लगतो सोबत लग झालं, तुम्ही काही बघत नाही. बीबी ने कहा कि अरे आज तो दोपहर में आपने जो बोला उससे मैं खाना बना के भेजी और आपने व्हाट्सएप पे मुझको 2 बार गुलाब का फूल भी भेजा, और अभी क्या हो गया? अब उसका तनाव किसको आ गया? बीबी को आ गया. उसको भी तनाव दूर करना है. अब बच्चा बेचारा स्कूल से आके बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, उसको जाके 2-4 चाटा लगा दिया, अब उसको तनाव हो गया. अब उसको भी तनाव दूर करना है बच्चे को. वो बेचारा घर से बाहर निकला और एक कुत्ता खाना खा के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, उसको जाके जोर से उसने पत्थर मारा. अब कुत्ता उठा, अरे मैंने इसको कुछ किया नहीं, मैं भूखा नहीं, दौड़ मुझको क्यों मार? अब देखो इस फीसा को तनाव कहां तक आ गया. अब कुत्ता भी उठा वहां से, उसको भी तनाव दूर करना है. तो आजकल क्या है, आजकल दौड़ने धूपने की, साइकिल चलाने की बहुत ज्यादा सिस्टम हो गई है. तो एक साइकिल से जाते हुए कुत्ते ने जाके काट लिया, और दूसरे दिन सारे पेपर वाले में बड़ा न्यूज आया कि एसपी साहब को कुत्ते ने काटा. तो जिसका तनाव उसके पास. तो हर एक चीज गोल गोल घूमता है. तो भाई काम कराओ, तनाव मत दो. कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं इतना ज्यादा तनाव देते, अनावश्यक तनाव देते. जो सहज वृत्ति से काम करे वो सबसे ज्यादा अच्छा ऑफिसर है. जो जितना ही ज्यादा तनाव देता है वो ज्यादा खुद भी तनाव में रहता और दूसरों को भी तनाव में देता. तो मैंने नागपुर में मेरे 2 साल पुलिस कमिश्नर था, सोलापुर में पुलिस कमिश्नर था, मुंबई ज्वाइंट सीपी था. मैंने काम सबसे ज्यादा कराया लेकिन कभी किसी को तनाव नहीं दिया. तो भाई साहब उससे भी सेहत अच्छी रहती. और जब तनाव आए तो कविता पढ़ो, शायरी पढ़ो, बड़े लोगों की जिंदगी पढ़ो, अपने जो दोस्त हैं उनसे बात कर लो. और ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा की घर का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि घर का माहौल अगर गड़बड़ हो जाता है सब गड़बड़ हो जाता है. और दूसरा है कि रेगुलर व्यायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, दौड़ो धूपो, तो सेहत अच्छी रहती है. और मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर मन अपना पाक है, अगर जहन अपना साफ है तो दुनिया साफ है. क्योंकि गंदगी तो अंदर से ही आती है. और सबसे बड़ी बात है, सबीर भाई ने कहा, सबीर भाई तो एकदम बैठे बैठे कविता बना देते हैं. मैंने बोला कि सबीर भाई आप सपने में भी कविता बनाते हो, कहीं पे कविता बना देते. तो जीवन को एक कविता की तरह जियो. कविता में एक रिदम होता है भाई साहब, कविता में एक छंद होता है, कविता में एक लय होता है. तो जीवन को लय के साथ जियो. और इस दुनिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं सब एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं. सबसे प्रेम करो. मोहब्बत की हो बुनियाद अगर तो गम भी खुशी बन जाते हैं. मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं. मोहब्बत है एक रूहानी मंजिल जहां फरिश्ते भी सर झुकाते हैं. तो जब सबके साथ आदमी प्रेम करेगा. मुझको आज इतना, मैं जब पुलिस कमिश्नर था या जब ज्वाइंट कमिश्नर था, एसपी था, उस समय जब सत्कार होता था, कोई बुके लाता था, तो मुझको लगता है कि भाई अभी तो पावर में तो सब कुछ आता है. लेकिन रिटायर होने के बाद भी इतना प्रेम करना ये सही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. और हमारी उम्र भाई से और 10 साल बढ़ जाएगी. नामो नसब जमीन के नस्लों में बट गए, नामो नसब जमीन के नस्लों में बट गए. आदम के बेटे कितने कबीलों में बट गए. देख किस तरह से कौम को इल्जाम में गुम रही जब रहनुमा ही कौम के फिरकों में बट गए. तो हमारे समाज में प्यार कैसे होगा, हमारे समाज में एक दूसरे से अपनापन कैसे होगा, ये भी देखना बहुत जरूरी है. और पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है. पुलिस सबको जोड़ के चलती है, सबको लेके चलती है. और मैंने अनुभव किया है कि एक पुलिस जो है वो एक बहुत बड़ा पहरेदार है. अगर कोई क्रिमिनल भी यहाँ पे गौतम साहब बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि मैं जब चंदपुर में एसपी था तो चंदपुर सिटी में घरफोड़ी की घटना बहुत बढ़ गई थी. तो हम लोगों ने विचार किया, पेट्रोलिंग लगाया, कुछ घरफोड़ी खत्म नहीं हो रही थी. तो जब हम लोग रिकॉर्ड निकाला तो देखा कि एक आदमी ऐसा है कि अगर वो बाहर रहता है तो रोज 2-4 घरफोड़ी करता है और 70-80-90 घरफोड़ी हो जाती है. तो फिर हम लोगों ने बात किया वहां पे सब लोगों से. तो बोला कि भाई उसको बुला के लाया जाए, उसको बोला जाए कि तो भाई गड़बड़ी मत कर, हम कितना भी पेट्रोल लगाते हैं फिर भी गड़बड़ी हो रही है. तो उसको बुलाया कि भाई तुम
बोला कि ठीक है आप हमको कुछ करो। तो हम लोगों ने क्या किया कि वहीं पे चंद्रपुर में हमने आदेश निकाल दिया कि एसपी ऑफिस में जितना भी चाय है वो सब इसी के यहाँ से लोग पिए। उसको ठेला वाला हम लोगों ने लगा दिया, उसकी बीवी बच्चे को बुलाया और बोला कि देखो भैया इसके बाद जो चोरी नहीं करनी है, तुम्हारे चाय एसपी से लेकर चपरासी तक सब कोई पिएगा। उस समय 97-98 की बात है भाई साहब, रोज उसको 400-500 रुपए का आमदनी होने लगा, व्यवस्था हो गई। और अभी 2-3 महीना पहले की बात है, वहां के किसी वो लड़का गुजर गया, उसकी वाइफ का फोन आया कि साहब से बता दो कि मेरी बेटी की शादी है और अभी भी हमारी चाय की दुकान वहां चल रही है। बीच में एक एसपी साहब ने उसकी चाय की दुकान को बंद करने की कोशिश किया, तो गरीब कहीं न कहीं से नंबर लेके मुझको फोन किया, बॉम्बे में मैं था। फिर मैंने एसपी से बात किया कि भाई देखो उसको डिस्टर्ब मत करो, ऐसा ऐसा उसमें हिस्ट्री है। तो सवाल ऐसा है कि हर एक इंसान के अंदर वो रूहानी ताकत है, उसको हमको जगाने की जरूरत है, उसको जागृत करने की जरूरत है। जब हम उसको जगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा बुरा होता है, बुरा अच्छा होता है, ये हमारी संस्कृति है। और अभी वही जेल का हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जेल क्या है, जेल एक रिफॉर्मेशन का सेंटर है। तो मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि हम जब इंसानियत के साथ जब कोई काम करते हैं तो उसमें एक ऊपर वाले की एक उसमें रहमत आ जाती है। हम पूजा किसको बोलते हैं? जब निस्वार्थ भाव से कोई काम करेंगे तो पूजा हो जाता है। जब हम अपना स्वार्थ उसमें नहीं रह के कोई काम करेंगे तो आदमी उस चीज को ईश्वर को समर्पित करने लगता है। और इस मौके पे भाई साहब मैं एक याद करना चाहूंगा, मैं जब पंढरपुर में एसपी था उस समय मैं कम से कम 25-26 साल का रहा हूंगा। तो उस समय एक 70 साल की बूढ़ी औरत मेरे ऑफिस में आई और उस समय बड़े अफसर के पास छोटे लोग आने में बड़े बेचारे गरीब लोग डरते थे कि कोई ठीक से बात करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मैंने 34 साल में 2 भाई साहब नियम बना के रखा कि अगर कोई भी मुझको फोन करेगा तो उसको जरूर मैं उठाऊंगा, फोन को उसका जरूर उत्तर दूंगा। नहीं उस समय उठा पाया तो बाद में उठाऊंगा, उस समय भी नहीं उठा पाया तो रीडर को स्टेनो को बोल के उससे बात कराऊंगा, क्या मतलब। ये मैंने किया। तो मेरे पास, मैं जब नागपुर में सीपी था तो मुझको रोज 100-150 फोन आते थे, उसमें से 25-30 में फोन अटेंड करता था और सारे फोन रीडर को देता था। और दूसरा मैंने नियम रखा कि मुझसे अगर कोई मिलने आएगा तो उससे जरूर मिलने का। ये 2 चीज मैंने पूरे जिंदगी में निभाया और इसका मुझको काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला। और कभी को तो ऐसा होता था कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है तो वहां के लोकल पुलिस इंस्पेक्टर के पहले वहां के लोग मुझको फोन करके बता देते थे। इंस्पेक्टर को फोन करता था कि तुमच्याकडे काय चाललेलं आहे, त्या साहेब मी बघतो, मला माहित नहीं। ये कैसे होता था? लोगों के प्रेम से होता था। तो बुढ़िया मेरे ऑफिस में आई और उसने कहा कि साहब से मुझको मिलना है। तो उस समय मुझको मराठी नहीं आती थी क्योंकि मैं नया नया ज्वाइन हुआ था, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हिंदी में बोलता था। उसको बैठाया, उसको हिंदी नहीं आती थी, बैठाया, किसी तरह बात किया। तो उसने कहा कि मराठी में कहा कि देखो एक मेरा घर है झोपड़पट्टी में, उसको एक गुंडे ने कैप्चर कर लिया और मुझको बोलता है कि हर एक महीने उसको मैं 100 रुपया दूं तब मुझको रहने देगा। और मुझको उम्मीद है कि मी पोलीस स्टेशनला गेले होते तर तुमच्या पोलिसांनी सांगितलं की हे सिव्हिल मॅटर, आमचं मॅटर नाही, तुम्ही कोर्टामध्ये जावं। मी कुठे कोर्टामध्ये जाणार? मी तर पेरू विकते, 10-12 पेरू आणते, रोडवर बसून विकते आणि जीवन आमचं चालतं। मी कुठे कोर्टामध्ये जाऊ? तर मला एसटीएम कडे पाठवलं। तर 4 मी गेले, एसटीएम मला भेटलेच नहीं। तो आपसे भी मुझको कोई बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम्हारा पेपर में नाम बहुत आता है, लोग बोलते हैं कि नया लड़का है, वो बहुत काम उम करता है, तो मैं तुम्हारे पास आ गई। अब मैं सुन के मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैं संस्कृत का पंडित, लेकिन अगर पंडित का खून गर्म हो जाए तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बोला अरे बुलाओ इसको। कांस्टेबल को बुलाया, मेरे साथ एक कांस्टेबल था, बॉडीगार्ड, जूडो कराटे का था, कवितकर। बुलाया, गाड़ी में बैठो, इनको भी बुढ़िया को चलो, कहाँ है वो? जब गया तो पहलवान था जो उसका घर कैप्चर किया था, पहलवान था एकदम पूरा। वहां पे पंढरपुर और पश्चिम महाराष्ट्र में तालीमी बहुत चलती है, पहलवान काफी लोग रहते हैं। एकदम चौक पे पूरा ऐसा करके बैठा हुआ था। वो उसने डर के बोला कि साहब तेज मी जाना नहीं। उस वक्त हम लोग, अब खून तो गर्म हो ही गया था, और जाके फिर उसको अपने हिसाब से उसको समझाया, बुलाया। वो पैर वो पकडणे लगा। फिर जाके उसका हमने घर ताबे बोला की यानंतर तुम्ही जर तिकडे आले तर समजून यायचे। हो गया, मैटर खत्म हो गया। 3 दिन के बाद वो बुढ़िया फिर हमारे ऑफिस में
और 2 अमरूद लाई, अमरूद, और बोले की साहेब तुम्ही जे आमची मदत केली होती ना, आमच्याकडे दुसरं काही नाही आहे, हे 2 पेरू मी तुमच्यासाठी आणलेलं. आम्ही त्याला बसवलं आणि आमच्या ऑर्डरली बोलून सांगितलं हे अमरूद काप तुम्ही तिथे, आणि सगळ्या लोकांना खायला दिलं. तर मी तुम्हाला खरं सांगतो, ज्यावेळेस मला 2 राष्ट्रपती पदक मिळाले 32 वर्षामध्ये, ते अमृत खाऊन मला जेवढे आनंद झाला तेवढे राष्ट्रपती पदक मी सोबत. आणि आज सुद्धा मी आपला मुंबईचे जे समारंभ होता, उस समारंभ में भी मैंने इसका उल्लेख किया. जब भी मुझको और मेरे ट्रांसफर के बाद भाई साहब वो जो औरत थी जब तक जिंदा थी 80 साल तक, वो हमेशा ऑफिस में आती थी कि उपाध्याय कुठे है, मला उपाध्याय से बुलायचे है. तो ये मैंने देखा कि ये जो प्रेम है ना, ये बहुत बड़ी चीज. मैंने एक मैंने अब अभी बोलने में कोई हर्ज नहीं है, उस समय नहीं बोलता, उस सर्विस में था. अगर मेरे पास किसी मिनिस्टर का या किसी आमदार का, खासदार का फोन आता था किसी काम के लिए, तो उस काम को मैं डिले कर देता था. लेकिन बिना फोन का अगर कोई आदमी मेरे पास आ गया तो उसका काम मैं पहले करता था. क्योंकि वो कहाँ जाएगा गरीब आदमी, उसको ना तो कोई किसी परिचित है, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास पैर भी नहीं, तो कहाँ जाएगा. तो पहले उस आदमी का काम अटेंड करो, ये सबसे बड़ी चीज है. और मैंने कहीं पे सुना था कि हजरत मोहम्मद साहब ने कहीं कहा है कि जब खुदा तुम पे खुश होता है तो तुमको अच्छा हुक्मरान देता है. तो अगर हमारे अफसर अच्छे हो जाएं तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे. आज एसपी है, आज कलेक्टर है, पुलिस है, हम तो उन्हीं के पास जाते हैं ना, मंत्री के पास तो बहुत बाद में जाते हैं. आज भी बहुत सारे अफसर हैं जिनको लोग याद करते हैं. अभी मैं रिटायर के पहले मुझको पंढरपुर, जहां मेरी पहली पोस्टिंग थी, वहां से लोगों का इतना फोन आया, मैं वहां पे गया, वहां पे लोगों ने सत्कार किया. और कम से कम 32 साल हो गए मुझको पंढरपुर से आए हुए, लेकिन आज भी लोग याद करते हैं. क्योंकि इस तरह की जो चीजें, मैंने कोई डकैती को डिटेक्ट किया होगा उसको कोई याद नहीं करता, बहुत बड़ा चोरी को उघड़ किया याद नहीं करता, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं को जो मदद किया ना, वो लोग याद करते हैं. तो मैं यही चाहता हूं, मैं हमारे यहाँ पे बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मुझको सिखाया है. यहाँ पे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं और सब लोगों ने यही बताया कि इंसानियत जो है सबसे बड़ा चीज है. और एक और मैं कथा सुनाना चाहूंगा. मैं जब पंढरपुर में एएसपी था तो एक मंगलवेड़ा वहां पे जगह है, वहां पे हमने एक जुगार का रेड किया था, जुआ का रेड रात में. तो मंगलवेड़ा छोटी जगह है, आप लोगों से मालूम होगा, अभी तालुका पुलिस अभी हो गया है, एसडीएम भी वहां बैठने लगे हैं. तो वहां पे भाई साहब 3-3.5 लाख रुपया मिला, जुआ उसको जब्त किया था. तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई कि इतनी छोटे जगह पे इतना बड़ा अमाउंट मिला, कल बड़ा अपना नाम आएगा पेपर में, पूरा ये होगा. वो फौजदार भी बहुत खुश था वहां पे. लेकिन मुझको डाउट हुआ कि इतनी छोटे जगह पे क्या 400, 500, 10,000, 500 रुपए मिलते हैं, तो 3.5 लाख कहां से मिलते. मुझको थोड़ा अंदर से डाउट हुआ. तो मैं जाके देखा, वो सब आरोपी को बैठाए हुए थे वहां पे नीचे. तो एक आदमी कोने में रो रहा था, तो उसको बुलाया मैंने, भाई तू क्यों रो रहा है. तो उसको मैंने पानी पिलाया, उसको समझाया, बोला की साहब माफ करा, आमच्या मुलीचे लग्न होतं आहे, लग्न परवा 2 दिवस नंतर लग्न आहे, और मेरे पास पैसा कम था. तो यहाँ पे हमारे जो नातेवाईक हैं उनसे मैं पैसा लोन लेने आया था, और 3.25 लाख रुपया मैंने लोन लिया सबसे. और मेरी बेटी की शादी है, अगर आप जब्त कर लिए और मुझको अरेस्ट कर लिए तो मेरा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी. अब मेरा एकदम मन खोलने लगा कि भाई क्या इधर कानून की बात है, इधर इसकी बात है, क्या किया जाए. अच्छा, फौजदार इधर पूरा ये था की भाई आप तो कल पूरा आमच्या मार्गदर्शनाखाली रेड केलं. आणि अच्छा, उसमें पुलिस में क्या होता है, जब प्रेस नोट देते हैं ना, तो प्रेस नोट शुरू करेंगे बॉम्बे से. अच्छा, रेड किया है यहाँ पे कॉन्स्टेबल, प्रेस नोट कहाँ से, असं कळमना बाजार मध्ये रेड केलं. आणि आमचे मुंबईमध्ये असणारे डीजी साहेबच्या मार्गदर्शनाखाली, कोल्हापूरमध्ये असणारे आयजी सोबत सीपी साहब. अच्छा, सीपी साहब को मालूम ही नहीं, लेकिन वो मार्गदर्शनाखाली. तो उसको था कि साहब प्रेस नोट बना के लाया की आमच्या कोल्हापूरचे आयजी साहेबच्या मार्गदर्शनाखाली
सोलापूर सीपी साहेब मार्गदर्शन अरे भाई उनको तो मालूम ही नहीं रेडियो उनका मार्गदर्शन क्यों नाही साहेब टाकावं लागतं नाही इन्स्पेक्शन में त्रास देतात त्यांनी केलं नाही केलं पण नाव यायला पाहिजे तुम्हाला तो मैं सोचा कि अभी क्या करने का मैं बोला कि फौजदार आओ उस समय क्या था अभी सब कंप्यूटराइज हो उस समय पहले कच्चा नोट बनाते थे फिर डायरी में लिखते थे अभी सीसीटीवी ने जाने से डायरेक्ट डालते उसमें मैं बोला इधर लाओ डायरी हमने देखा होगा फिर हमारे साथ एक दो रीडर भी थे साळुंके करके बहुत मैच्योर में बोला कि मैं साळुंके साहब यहाँ पे कानून और इंसानियत का भी लड़ाई हो रहा है ये सही बात है कि वो बैठा मैं पूछा ये बात बताओ ये तुम पूरे पैसे से जुगाड़ खेल रहे थे कि कम से खेल रहे थे बोला कि सर मैं पैसे से पूरा क्यों खेलूं मेरे पास जो 200-400 रुपए था उसी से खेल रहा था मैं बोला देखो कानून के हिसाब से वही पैसा जब्त होगा जो जुगाड़ में हो रहा था मैंने बोला भाई क्या करने का देखो कानून के हिसाब से वही जुगाड़ का मुद्दे माल है जो खेला जा रहा था जो झोला में रखा हुआ था वो नहीं हो सकता चलो लिखो डायरी में और मैंने वो पंचायत फड़वाया और उसका 400-500 रुपया उसे जब्त कराया और बोला कि ठीक है ये पैसा रखो तुम और उसको हम अपनी गाड़ी में बैठाए उसको घर पे लाए पुलिस पाटिल को बुलाया उसके घर पे छोड़ा उसने जाके घर पे बोला उसकी बेटी बोले कि साहब अब तो तुम्हाला चहा पिऊन जावा लगे मी सांगा ठीक है मी फक्त चहा पीतो इतर काही पीत नाही तो मैं चाय पिया और फिर शादी बेटी की शादी में उसने बुलाया भी हम लोग को हम लोग सारा जितना रेड पार्टी था पूरा रेड पार्टी गया वहां हम बोला कि एक ही काम करना ये बात जवाई से मत बोलना शादी होने के बाद बोलो तो कोई बात नहीं तो मेरा क्या बोलना है कि इंसानियत और कानून इन दोनों के बीच में एक तालमेल होना जरूरी है जो शराइत गुनहगार है उसको छोड़ने का नहीं उसमें तक कार्रवाई ऐसा करो कि उसकी नानी याद आ जाए लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी से गलती हो जाए जो फर्स्ट टाइमर है तो उसको अपराधी मत बनाओ उसको समझाओ उसको मौका दो अगर उसको मौका दोगे बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हमने यहाँ पे नागपुर में भी जब मेडिसिन सीपी था काफी लोगों को ठेला दिलवा दिया काफी लोगों को दुकान लगवा दिया काफी लोग जो रोड पे सामान बेचते थे उनको भी मैं हमेशा रोड पे जो गरीब लोग सामान बेचते हैं उनको हटाने के विरोध में रहता हूं जो बेचारा फुटपाथ पे 500 रुपए का साड़ी बेचता है कपड़ा बेचता है वो गरीब है वो गुनहगारी तो नहीं करता उसको क्यों बता दो भाई तो सवाल ऐसा है कि ये जो चीजें हैं वो चीजें लोग के अंदर आनी चाहिए हम जब इंसानियत और हम जब कानून दोनों को साथ में देखो जब इंसानियत से आप चलोगे तो कानून कभी आपके आड़े नहीं आता है आप कहीं पे भी अच्छे आदमी को हेल्प करने का मौका निकाल सकते हो यहाँ पे जब मैं डीआईजी प्रिजन था उस समय एडीजी प्रिजन था मैं कम से कम 4 साल जेल में काम किया हूं उसमें बहुत सारे पैरोल फर्रो के लोग हैं जिनको पैसा नहीं रहता था कि पैरोल पे बाहर जा सकते हैं पैरोल पे उनको हमने एनजीओ को बोल के हेल्प करा के अब उड़ीसा के बिहार के लड़के आते थे बॉम्बे में उन्होंने कहीं मोबाइल चोरी कर लिया उसको उठा के जेल में रख दिया अब उसके पास आधार कार्ड भी नहीं है कोई आई कार्ड भी नहीं है और बेचारा छोटे से मोबाइल के उसमें पड़ा हुआ है जेल में ऐसे हजारों लोग हमने बाहर निकाले